नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता से नीरज सर आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूँ। हम लोग संस्कृत विषय और हिंदी विषय से महत्वपूर्ण प्रकरण संधि पढ़ रहे थे और उस संधि प्रकरण में हम लोगों ने स्वर संधि और व्यंजन संधि का अध्ययन कर लिया था। अब आगे उसी प्रकरण में क्या है, विसर्ग संधि। हम लोग ये जानते हैं कि संधि प्रकरण में क्या था, स्वर संधि। जब स्वरों के साथ स्वरों का मिलन होता है तब स्वर संधि होता है, और जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिल जाता है तो व्यंजन संधि होती है। इसी तरह से अब हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों को पढ़ना है विसर्ग संधि। कौन सी संधि पढ़ना? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का अर्थ क्या होता है कि जब विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद क्या कह सकते हैं, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, स्वर या व्यंजन वर्ण आए, तो व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग क्या होता है, विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है, या विसर्ग में विकार उत्पन्न हो जाता है, विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहा जाता है। अब ये देखते हैं, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग में विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब विकार का मतलब आप जानते ही हैं कि विकार का मतलब होता है बदलाव, उसमें परिवर्तन आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि जैसे क्या हो जाएगा, मनः धन रथः। तो अब इसमें देखते हैं कि ना जो है, ना के बाद क्या है, विसर्ग है, ना के बाद क्या है, विसर्ग है। लेकिन अब इसमें हम और थोड़ा सा गहराई से इसको समझते हैं कि ये जो विसर्ग होता है, विसर्ग सदैव स्वर वर्णों के बाद ही आता है, वो व्यंजन वर्ण के बाद नहीं आता है। इस बात पर हम लोगों को ध्यान रखना है। यदि पूछा जा रहा है विसर्ग कब आता है, तो विसर्ग व्यंजन वर्ण के बाद आता है। अब आप लोग कभी ये इसमें क्या है, जैसे ना की बात कही गई है, तो ना के बाद विसर्ग है तो इसमें हम हलंत करते हैं और आ मिल जाता है, और आ के बाद विसर्ग है। इसमें मना में क्या है, ना हलंत हो जाएगा और इसमें आ मिल जाएगा और आ के बाद विसर्ग है। अब इसमें इस तरह से जैसे क्या हरि लिखते हैं तो हरि ही में हो जाएगा विसर्ग। तो यहाँ पर जो हरि ही में विसर्ग है, रा में नहीं है, वो क्या है, रा के बाद हर्ष ई है, तो हर्ष ई में विसर्ग है। अब आप कभी ये नहीं देखेंगे जैसे राम लिखा है तो माँ में क्या है, हलंत हो जाएगा और हर्ष आ के बाद विसर्ग है, और कहीं पर ये कंडीशन आप लोगों ने नहीं देखी होगी कि माँ में हलंत लगा है और उसके बाद विसर्ग हुआ। ऐसी स्थिति आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब कह सकते हैं कि विसर्ग का प्रयोग सदैव क्या होता है, स्वर वर्णों के बाद होता है। जिस बात को आप समझ लीजिए मोटी मोटी कि विसर्ग जो होता है वो सदैव स्वर वर्ण के बाद ही आता है। तो अब इसमें देखते हैं कि जो मनः प्लस रथः लिखा गया, इसका क्या है, क्या हो जाएगा, ये जो विसर्ग है और विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा, मनोरथः। अब इसमें देखते हैं ये जो विसर्ग था, अब विसर्ग में क्या हुआ, विकार उत्पन्न हो गया और इसके स्थान पर एक नया चिन्ह आ गया, ओ हो गया, नया लिख चिन्ह आ गया। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि विसर्ग का क्या हुआ है, यहाँ पर लोप हो गया, या कह सकते हैं इसमें विकार उत्पन्न हो गया है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। तो आशा है कि विसर्ग संधि की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। पहली जो संधि हम लोग पढ़ेंगे वो होगी क्या, सत्व संधि। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी, सत्व संधि। तो सत्व संधि का अर्थ क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। सत्व संधि, सत्व संधि में क्या हो जाएगा कि जिस संधि में क्या हो,
कि श आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श आदेश होगा। वो क्या हो जाएगा? शत्रु संधि। क्या होगा? शत्रु संधि होगा। अब इसका सूत्र क्या दिया महर्षि पाणिनि ने? विसर्जनीयस्य सः, विसर्जनीयस्य सः। और क्या है? इसको महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 8वें अध्याय के 3रे पाद के 34 नंबर सूत्र पर इसका वर्णन किया है। अब इसमें सूत्र का सूत्रार्थ हम समझ लेते हैं। विसर्जनीयस्य सः, विसर्जनीयस्य सः। तो विसर्ग के क्या हो जाएगा? विसर्जनीयस्य सः, विसर्ग के स्थान पर क्या हो रहा है? स का प्रथमा हो जाएगा और क्या होगा? शः, अर्थात विसर्ग के स्थान पर स हो रहा है, यानी सा हो रहा है। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो शत्रु संधि की परिभाषा, इसमें विसर्जनीयस्य स क्या होगा, इसको हम समझते हैं। तो इसमें होगा यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या हुआ? यदि विसर्ग के बाद कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो विसर्ग में विकार उत्पन्न हो जाता है। विसर्ग में क्या है? विकार उत्पन्न हो जाता है। विसर्ग में विकार उत्पन्न हो जाता है। और क्या होता है? विसर्ग के स्थान पर, और विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। अब देखेंगे इसमें क्या लिखा गया है। विसर्ग संधि की परिभाषा यानी शत्रु संधि की परिभाषा में, यदि विसर्ग के बाद कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो विसर्ग में विकार उत्पन्न हो जाता है और विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। अब देखेंगे खर प्रत्याहार, ये आपकी समझ में आ ही गया। कई वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। खर प्रत्याहार क्या है? तो खर प्रत्याहार जो है वो माहेश्वर सूत्र के खब छठत चटतौ और क्या है? कपय सर से बना है। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसमें हम लोग जानते हैं ख फ छ ठ, खब छठत च त त व, और क्या हो जाएगा? क प य, और क्या हो जाएगा? श स श और र। अब देखेंगे ये क्या हो जाएगा? खप छठत चटतौ का ख और सर का रा, इनमें इन दोनों वर्णों के मिलने से एक प्रत्याहार बना। इसको क्या कहा गया? खर प्रत्याहार। क्या कहा गया? खर प्रत्याहार। तो आप लोगों के अब खर प्रत्याहार भी समझ में आ गया होगा कि खर प्रत्याहार है क्या और किन वर्णों से मिलकर के बना है। तो आपने कहा यदि विसर्ग के बाद कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर दंतिशा हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? दंतिशा होता है। इसको हम कह सकते हैं विसर्ग ठीक है प्लस खर, विसर्ग प्लस खर बराबर श। ये हम कह सकते हैं। ये हमारा क्या होगा? संधि का मुख्य भाग। विसर्ग प्लस खर बराबर क्या हो जाएगा? श। यदि विसर्ग में पूर्व वर्ण में विसर्ग है और पर वर्ण में खर वर्ण है तो क्या हो जाएगा? श बन जाएगा। क्या हो जाएगा? श बन जाएगा। अब देखते हैं इसके उदाहरण और इसके कुछ जो नियम है वो किनके साथ क्या कर रहे हैं, इनका कहां पर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। अब पहला इसका रूल क्या है? कहा यदि विसर्ग के बाद छ या कह सकते हैं छ वर्ण आते हैं तो
विसर्ग का श हो जाता है, स हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का श हो जाता है। अब विसर्ग का सा तो हो गया, विसर्ग का सा हो जाता है, और सा स्तोह, स्तोह, इश्चुना, इश्चुह से स्तोह इश्चुना, इश्चुह सूत्र से शकार, या कह सकते हैं शकार, क्या हो जाएगा? शकार में, शकार जो है शकार में बदल जाता है, बदल जाता है। अब इसमें से थोड़ा समझने की आवश्यकता है। यदि विसर्ग के बाद चा छा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का श हो जाता है, यानी विसर्ग के स्थान पर दंत श हो जाएगा, हो जाता। अब वहां पर क्या है? और सा स्तोह इश्चुना इश्चु सूत्र से शकार जो है वो शकार में बदल जाता है। तो एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, क्या हो जाएगा? जैसे रामः चलति, रामः और क्या हो जाएगा? प्लस चलति। अब देखेंगे रामः धन चलति। अब इसमें आप लोगों ने क्या कहा कि इसमें खर प्रत्याहार के वर्ण आएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि विसर्ग हमको पूर्व वर्ण में क्या मिला? विसर्ग मिल गया। ऊपर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा इसमें? विसर्ग प्लस खर और बराबर क्या हो जाएगा? श बनेगा। तो पूर्व वर्ण में क्या हमको मिल रहा है? विसर्ग मिल रहा है। मां के बाद जो आ है उसमें क्या है? विसर्ग है। और इसके बाद क्या है? खर वर्ण का हमें वर्ण भी मिल रहा है। पहला नियम क्या है? यदि विसर्ग के बाद चा या छा वर्ण आते हैं तो विसर्ग मिला, और इसके बाद क्या हमको चा या छा वर्ण भी मिल रहा है, तो इसके स्थान पर क्या हो रहा है? शकार हो जाएगा। तो किसके स्थान पर? विसर्ग का शकार हो जाता है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? विसर्ग जो है इसका क्या हो जाएगा? शकार हो जाएगा। तो विसर्ग का अगर हम शकार करते हैं तो क्या हो जाएगा? रामश हो गया और धन चलति। अब आगे देखेंगे, ये सकार हो गया। अब यहां तक क्लियर। अब आगे देखते हैं, और शकार स्तोह इश्चुना इश्चुह सूत्र से हम लोगों ने व्यंजन संधि में एक सूत्र पढ़ी थी, इश्चुत संधि। तो इश्चुत संधि का सूत्र था स्तोह इश्चुना इश्चुह। तो स्तोह इश्चुना इश्चुह में क्या है कि पूर्व वर्ण में शकार हो और पर वर्ण में क्या हो? पर वर्ण में क्या हो जाएगा? स्तोह हो, यानी पूर्व वर्ण में क्या हो? स्तोह हो, और पर वर्ण में क्या हो? इश्चुना हो, यानी सकार और चवर्ग हो। तो चवर्ग हमको मिल रहा है और पूर्व वर्ण में श मिल रहा है। तो ये जब सकार चवर्ग के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है? श बन जाता है, हलंत श। तो क्या हो जाएगा? रामश धन चलति, और बराबर क्या हो जाएगा? रामश चलति, रामस चलति। ये आपका संधि हो जाएगा। अब इसमें इस तरह से पूछ लिया, रामस चलति में संधि कौन सी होगी? तो रामस चलति में संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। इसको आप क्या कर सकते हैं? रामस चलत भी कर सकते हैं, और क्या हो जाएगा? रामस चलत भी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसमें क्या है? विसर्ग संधि होगी। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे निहि धन छलम। अब यही रूल इस पर लागू हुआ, तो विसर्ग का क्या हुआ? सा हो गया, तो निस धन छलम। और ये जो शकार है किसमें बदल जाएगा? उस शकार में, तो निस धन छलम बराबर क्या हो जाएगा? निश्चलम। तो ये रूल आशा है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यदि विसर्ग के बाद चा छा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का श हो जाता है, और श स्तो इश्चुना इश्चु सूत्र से शकार का शकार हो जाता है। तो ये हो गया। आगे हम देखते हैं, जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कह प्लस चित। कह प्लस चित क्या हुआ? कह प्लस चित, कह धन चित। अब इसमें का रूप चलेगा, तो कह का क्या हो जाएगा? विसर्ग का शकार हो जाएगा, तो क्या हुआ? कश धन चित।
अब ये सकार क्या हो जाएगा, सकार में बदल जाएगा, और क्या हुआ, चित हुआ, और बराबर क्या हो जाएगा, कश्चित हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, यदि विसर्ग के बाद च या छ वर्ण आते हैं तो शकार क्या होता है, विसर्ग शकार में बदल जाता है, और शकार स्तो हिस्सुना सूत्र से शकार का शकार हो जाता है। ठीक, आगे हम देखते हैं कई उदाहरण और हैं, जैसे हरि ही चलती, क्या हो जाएगा, हरि ही धन चलती बराबर क्या हो जाएगा, हरीश चलती हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, यदि हो क्या खाए, अब देखते हैं, यदि विसर्ग के बाद ट और ठा वर्ण आते हैं, यदि विसर्ग के बाद टा ठा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का श हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, श होगा। और विसर्ग का किससे, किस सूत्र से होगा, तो विसर्जनीय से सा हो जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, सूत्र हो जाता है, और इससे सकार जो है ये सा हो जाता है, और श क्या हो जाएगा, इष्टुना इष्टुहु, इष्टुना इष्टुहु, इष्टुना इष्टु जो है इस सूत्र से शकार का क्या हो जाएगा, शकार में बदल जाएगा। शकार में किस में बदल जाएगा, शकार में, शकार में बदल जाता है, शकार में बदल जाता है, बदल जाता है। अगर पहला वाला रूल समझ में आ गया तो उसी के आधारित है, और दूसरा हम लोगों ने व्यंजन संधि में ष्टुत्व संधि पढ़ी थी, तो वो दोनों नियम एक साथ चलेंगे। कहा यदि विसर्ग के बाद टाठा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का श हो जाता है, और ईशा इष्टुना इष्टु सूत्र से शकार का शकार हो जाता है। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे रामः धन टीकते, टीकते, रामः धन टीकते, अभी विसर्ग से क्या हुआ, विसर्ग से सा हो जाएगा, तो रामस धन टीकते क्या हो जाएगा, रामस धन टीकते, और ये शकार का क्या हो जाएगा, इस शकार में बदल जाएगा, तो क्या हुआ, रामस धन टीकते। तो अब देखते हैं कि रामस टीकते हुआ, इसके बाद इस शकार का क्या हो जाएगा, शकार हो जाएगा, और क्या हुआ, टीकते, तो बराबर क्या हो जाएगा, रामस टीकते। दूसरा उदाहरण देखते हैं, धनु प्लस टनकारः, धनु प्लस टनकारः, तो अब ना इसमें क्या, ऊ के बाद विसर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तो हो जाएगा धनुष धन टनकारः, और ये श का क्या हो जाएगा, मूर्धन सा होगा, धनुष धनुष टनकारः, ये हो जाएगा। अगला उदाहरण और हम लोग देख लेते हैं, क्या होगा उदाहरण में, उदाहरण में देखते हैं कि जैसे क्या हो जाएगा, रामः धन ठकारः, क्या हुआ, रामः धन ठकारः, तो माँ के स्थान पर, माँ के बाद जो यानी आ के बाद जो विसर्ग है वो क्या हुआ, शा में बदल जाएगा, और क्या हुआ, ठकारः, और इस शा किस में बदलेगा, दंतिशा मूर्धन शा में बदल जाएगा, और क्या हुआ, ठकारः, बराबर क्या हुआ, रामश ठकारः। तो इस तरह से क्या देखा आप लोगों ने कि यदि विसर्ग के बाद टाठा वर्ण आता है तो क्या होता है, विसर्जनीय सूत्र से या विसर्ग का शा हो जाता है, और इष्टुत छंद यानी इष्टुना इष्टुः सूत्र से शकार का शकार हो जाता है। आगे हम देखते हैं अगला इसका रूल, अगला इसका रूल हम लोग देखते हैं, कहा यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क्या होता है, ता था वर्ण आते हैं, कौन से, ता था वर्ण आते हैं, तो विसर्ग का शा हो जाता है, विसर्ग का शा हो जाता है, और
और शा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या है? यदि विसर्ग के बाद ताथा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का शा हो जाता है और शा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या हो जाएगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखेंगे जैसे गजः धन तिष्ठति। क्या हो जाएगा? गजः धन तिष्ठति। अब इसमें क्या है? गजः धन क्या हो जाएगा? क्या है? गजः धन तिष्ठन्ति। तो अब देखेंगे इसमें क्या है? विसर्ग है और इधर क्या है? ता हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? गजस तिष्ठन्ति। तो बराबर क्या हुआ? गजस तिष्ठन्ति। ठीक, गजस तिष्ठन्ति हो जाएगा। अगला हम देखते हैं उदाहरण, जैसे हरिहि धन क्या हो जाएगा? त्राता। हरि धन त्राता। अब इसमें क्या है? ता वर्ण मिल रहा है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का श हो जाएगा। धन क्या हुआ? त्राता हुआ। अब इसमें त्राता में आप समझ लीजिए, त्राता में त्रा नहीं है, ता प्लस रा हो जाएगा। ये कैसे बनेगा? ता धन रा बराबर क्या बनता है? त्रा बनता है। ठीक, और हरिस त्राता तो क्या हुआ? हरिस त्राता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यदि विसर्ग के बाद ताथा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का सा हो जाता है और शा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और क्या होता है? विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मनः प्लस तापः। अब इसमें भी विसर्ग के बाद ता वर्ण मिल रहा है और ये क्या हो जाएगा? मनस हो जाएगा और इधर क्या होगा? तापः हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? मनस्तापः। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यदि विसर्ग के बाद ताथा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का शा हो जाता है और शा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला देखते हैं, यदि विसर्ग के बाद का खा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। क्या हो जाएगा? यदि विसर्ग के बाद काखा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का क्या होता है? विसर्ग ही रहता है। तो जैसे बालकाः धन क्रीडति। तो बालकाः धन क्रीडति, तो का के बाद क्या है कि का विसर्ग के बाद क्या है मिला आपको? का मिला। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। तो क्या हो जाएगा? बालकाः क्रीडति। अगला हम देखते हैं क्या हो जाएगा। जैसे इसका दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे बालकाः धन खादति। तो क्या हो जाएगा? अब का मिला था तो इसमें क्या है? इसमें हम प्लस हटा देंगे अर्थात क्या हो जाएगा? बालकाः खादति। तो एक बार पुनः समझते हैं, यदि विसर्ग के बाद का खा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, अर्थात विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यदि इसी तरह से सेम इसका रूल पा और फा के लिए है कि यदि विसर्ग के बाद पाफा वर्ण आते हैं तो क्या होता है? विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? विसर्ग ही रहता है। तो समझ लेते हैं, यदि विसर्ग के बाद
पा फा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। यदि विसर्ग का विसर्ग के बाद पाफा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। तो जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, वृक्षाः धन फलति। तो अब इसमें क्या विसर्ग के बाद फा वर्ण मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, वृक्षाः फलति, वृक्षाः फलति। अब इसमें क्या है कि विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। अब क्या है, जैसे दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे वृक्षाः पतति धन पतति। तो इसमें क्या है, विसर्ग के बाद हमको पावर्ण मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, वृक्षाः पतति, वृक्षाः पतति हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि दो नियम एक जैसे हुए, यदि का खा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है और पा फा वर्ण आते हैं तब भी विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। अगला हम नियम समझ लेते हैं जो तीनों शा बचे हुए हैं कि यदि तालव्य शा, दंत मूर्धन सा और दंत शा के बाद क्या है कि यदि उससे पहले विसर्ग आता है तब उसकी कंडीशन क्या होती है। अगला रूल हम लोग क्या पढ़ेंगे, यदि विसर्ग के बाद क्या है, शा शा सा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का क्या कहा गया, यदि विसर्ग के बाद सा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का क्या होता है, विसर्ग ही रहता है, अथवा विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। अब एक बार पुनः समझते हैं, यदि विसर्ग के बाद शा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का क्या रहता है, विसर्ग ही रहता है, अथवा विसर्ग के स्थान पर शा होकर के। अब दूसरा इसी में क्या है, ये रहता अथवा विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। क्या कहा, यदि विसर्ग के बाद सा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, अथवा विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। और शा ये क्या हो जाएगा, शकार, ये जो है शकार पर वर्ण की तरह हो जाता है। अब इसमें देखते हैं क्या कहा गया, यदि विसर्ग के बाद सा वर्ण आते हैं तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, अथवा विसर्ग के स्थान पर शा यानी शकार जो है ये परवर्ण की तरह हो जाता है। तो एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं, जैसे क्या है, हरिहि धन शेते। क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, अब इसमें क्या है, अथवा दूसरा रूल लगाते हैं, स्थान पर शा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, हरीश धन शेते। कहा अब ये शकार परवर्ण की तरह, इसका परवर्ण शा है तो ये क्या हो जाएगा, हरीश शेते। क्या हुआ, हरीश शेते। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि विसर्ग के स्थान पर सा हुआ और शा अपने परवर्ण की तरह हो जाता, तो सा का परवर्ण शा है इसलिए शा हो गया। अगला हम देखते हैं, रामः प्लस खष्ठः। अब देखते हैं तो इसमें क्या होगा, ये विसर्ग का शा हो जाएगा। देख लेते हैं, रामश धन खष्ठः। अब देखते हैं ये क्या बताया गया कि शकार जो है परवर्ण यानी परवर्ण, इसका बाद वाला वर्ण मूर्धन्सा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्सा की तरह से ये हो जाएगा, तो रामश खष्ठः हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं, यदि विसर्ग के बाद शा वर्ण आता है तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, अथवा विसर्ग के स्थान पर शकार परवर्ण की तरह हो जाता है। अब इन दोनों कंडीशन में जो हमको सही लगे या जो परीक्षा में जो भी विकल्प दिए गए हों उन विकल्पों के अनुसार हम अपने उत्तर को सही कर सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।